की बड़ी खबर के साथ देश में HMP का तीसरा केस सामने आ चुका है। गुजरात के अहमदाबाद में मिला है ये तीसरा मामला। राजस्थान के डूंगरपुर का रहने वाला है ये बच्चा। ट्रीटमेंट के लिए लाया गया था अहमदाबाद। तो बड़ी खबर यह है कि 24 दिसंबर को कराया गया था भर्ती। 2 महीने के बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है। दरअसल आपको बता दें कि लगातार अब जो है पूरे देश में इस तरीके के मामले निकलकर सामने आने लगे हैं और HMPV का ये तीसरा केस जो है वो मिला है। भारत में चीन में फैल रहे ये HMVP संक्रमण की दस्तक हो गई है और ICMR ने जानकारी देते हुए बताया कि कर्नाटक में 2 संक्रमित पाए गए हैं और इसी के साथ ही गुजरात में भी एक मामला सामने आया है। गुजरात में 2 साल के बच्चे में ये वायरस पाया गया है। तो फिलहाल आपको बता दें राजस्थान के डूंगरपुर का रहने वाला है ये बच्चा। 2 महीने का ये बच्चा बताया जा रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में ये तीसरा केस मिला है। फिलहाल जो है ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो चेक की जा रही है और घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको अभी कंट्रोल करने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। तो चीन में तेजी से फैल रहे HMPV वायरस का भारत में केस मिला है। देश में HMPV वायरस का पहले तो 2 केस बेंगलुरु में मिले जिसको लेकर बेंगलुरु में अलर्ट है और महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। वहीं राजस्थान में भी न्यूज 18 की टीम ने डॉक्टर अजीत सिंह से HMPV को लेकर बातचीत की है। सुनिए। पीवी को लेकर दुनिया भर में चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। एक केस बेंगलुरु में जो है वो पाया गया, हालांकि उसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये वायरस किस प्रकार का है, किस प्रकार के एहतियात बरतने चाहिए, उसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर डॉक्टर अजीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये किस प्रकार का वायरस है, थोड़ा ये समझाने की कोशिश करें। अभी जिस ढंग से चाइना के अंदर इस वायरस ने जो है बच्चों के अंदर और जो एल्डरली पीपल्स हैं उनके अंदर जो है काफी हद तक इस इन्फेक्शन को काफी सीवियरिटी के साथ में डिटेक्ट हुआ है। आमतौर पर HMPV का मीनिंग मैं थोड़ा सा एक जनरल आम पब्लिक के लिए समझाना चाहूंगा कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, इसलिए हम इसको शॉर्ट में HMPV वायरस को इन्यूमरेट करते हैं। ये वायरस एक तरह से RNA वायरस कैटेगरी में है। साथ ही जो हमारा ऑलरेडी जो पुराना, अगर आप कभी वायरस की कैटेगरीज में जाते हैं तो रेस्पिरेटरी सेंसिटियल वायरस जो है उसी ग्रुप से रिलेटेड ये वायरस है। तो ये वायरस क्या बच्चों को ही निशाना बनाता है या वयस्कों को भी निशाना बनाता है? आमतौर पर अभी तक का जो इसका प्रेजेंटेशन रहा है वो 5 साल से कम बच्चों के अंदर, आप देखेंगे कि चाइनाइज के डेटा जितने भी आ रहे हैं वो 5 साल से कम छोटे बच्चों में वायरल निमोनिया आ रही, टिपिकल वायरल निमोनिया के रूप में ये निकल के आ रहा है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं तो एल्डरली पीपल्स हैं जो कि उस 60 साल से ऊपर कह लीजिए या जो सीनियर सिटीजन कैटेगरी में है, उनके अंदर क्योंकि एक इम्यूनो कंप्रोमाइज स्टेज आ जाती है और वो इम्यूनो कंप्रोमाइज स्टेज के अंदर वो कई तरह की कोमॉर्बिड कंडीशंस से ग्रसित होते हैं, जिसमें डायबिटीज भी है, बीपी भी है, कैंसर्स के पेशेंट्स भी होते हैं, कुछ अस्थमा और COPD के पेशेंट्स भी होते हैं। वो पेशेंट की जो कैटेगरी है वो ज्यादातर इस वायरस से अफेक्टेड देखिए। नहीं तो क्या ये खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना हमने देखा, क्या उस हिसाब से खतरनाक होने की संभावना? ऐसा अभी फिलहाल डॉक्यूमेंटेशन कहीं नहीं है, केवल माइल्ड फॉर्म जो है वो चली आ रही है, जैसा कि हम सर्दी जुकाम खांसी के रूप में देखते हैं। और जो 2 स्पेसिफिक ग्रुप जो हमने मेंशन करे, 5 साल से छोटे बच्चे और जो 60 साल से बड़े बुजुर्ग हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, साथ में उस एज ग्रुप के अंदर जो कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले पेशेंट्स हैं, उनको एहतियातन इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि इस वायरस से, क्योंकि लो इम्यूनिटी में ये वायरस अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक में ज्यादा स्पीड से स्प्रेड होता है। एहतियात की बात करें तो क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए ताकि इस प्रकार, क्योंकि अभी सर्दी का दौर चल रहा है और ऐसे में ये स्प्रेड होने की ज्यादा संभावना रहती है? बिल्कुल। एहतियात के रूप में मैं तो सिंपल एक मैसेज जो यही देना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जो हम मास्क यूज करना भूल गए हैं बीच के अंदर, एक काफी टाइम से लोगों ने मास्क का यूटिलाइजेशन नहीं किया और इस वायरस की जिस ढंग से चाइना के अंदर केसेज आए हैं, साथ ही और यहाँ जैसे बेंगलोर में भी ये केस अभी सस्पेक्टेड कैटेगरी में है, तो उसको देखते हुए हमें कहीं ना कहीं ये जो अभी सीजन है, सर्दी का जो सीजन है, उसमें मास्क का एक बहुत उपयोग करते हुए एक रहना चाहिए। साथ ही थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के सीक्रेशन के टच होने से ये स्प्रेड होने की संभावना है, तो एक अपना हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें तो ज्यादा बेहतर है। लक्षणों की बात करें तो किन किन लक्षणों को देखने के बाद
ये जो टेस्ट है वो कराना इम्पोर्टेंट हो जाएगा? अगर बुखार है, साथ में सोर थ्रोट है, साथ में खांसी भी है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और कहीं ना कहीं जहां सांस की दिक्कत थोड़ी सी बढ़ती है और ऑक्सीजन लेवल कहीं ड्रॉप हो रहा है, तो हमें इमीडिएटली डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और जरूरी नहीं कि हम HMPV के ही पेशेंट बन के कहीं डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं। आमतौर पर एटिपिकल वायरल निमोनिया, अभी कई तरह के एटिपिकल वायरल निमोनियाज इस सर्दी के टाइम में देखने को मिल रहे हैं। बच्चों को अलग डायग्नोस हो रहे हैं, बड़ों के अंदर भी एटिपिकल वायरल निमोनियाज आ रहे हैं। तो हम उस चीज को थोड़ा सा प्रिकॉशनरी बेस पर अर्ली स्टेज में अपने चिकित्सक की सलाह लें और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है डॉक्टर अजीत सिंह जो साफ तौर पर बता रहे थे कि ये जो HMPV वायरस है वो सामान्य लक्षणों की तरह ही नजर आता है, और ऐसे लक्षण होने पर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, और अभी घबराने जैसी बात जो है वो फिलहाल नजर नहीं आ रही। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। नहीं, हम लोग पहले से पूरी तरह से तैयार हैं। जो एक समाचार जो आ रहा था कि चाइना में एक नया तरह का वायरस आया है और जिसमें कि उसकी मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, तो उस संबंध में हमारे DGHS डॉक्टर अतुल गोयल साहब ने, जो NCD चेयरमैन भी हैं, कुछ दिनों पहले ही बयान दिया है कि हमारे जो केसेस यहाँ पर जो हम लोग मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस कर रहे हैं उनमें ऐसी कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है दिसंबर में। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, और जो प्रिकॉशंस हम लोग ऑलरेडी जिसके अलर्ट हैं वो वापस हमने कुछ दिनों पहले राज्य में निर्देश जारी किए हैं। जो रनिंग नोज है या कोल्ड है या सांस में घबराहट हो सकती है, इसी तरह के लक्षण होते हैं, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसका है नहीं। और अब जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। SI भर्ती परीक्षा ये मामला, ट्रेनी SI को जिले में भेजने के आदेश से जुड़ा मामला है। ट्रेनी SI को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने के PHQ के आदेश का मामला अगली सुनवाई तक हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर रहेगा जारी। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने आदेश को लेकर भी किया स्पष्ट का स्टे ऑर्डर की सही से की जाए पालना। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने दिए आदेश। प्रार्थी कैलाश चंद सहित अन्य की स्टे एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए दिए निर्देश। अब 9 जनवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। तो अगली सुनवाई तक हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर जारी रहेगा। आपको बता दें कि ट्रेनी SI को जिले में भेजने के आदेश से जुड़ा ये पूरा मामला अगली सुनवाई तक हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर फिलहाल जारी रहेगा। अब 9 जनवरी को इस पूरे मामले की अगली सुनवाई रहने वाली है। तो फिलहाल जानकारी आपको दे रहे हैं, ट्रेनी SI भर्ती मामला अगली सुनवाई तक हाईकोर्ट का स्टे जारी रहने वाला है। यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, और इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी के विवादास्पद बयान के बाद बवाल बढ़ा दिया है, और इसको लेकर अब केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पलटवार किया है। मेघवाल ने रजवी के दावे को खारिज किया और कहा कि महाकुंभ सदियों से होता आ रहा है, इसके लिए ऐसी ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। देखिए, कुंभ बहुत सामाजिक समरसता का एक जो इतना बढ़िया एक कार्यक्रम होता है, जिसको हम सम्मेलन कहें, मंथन कहें, महाकुंभ जिसको कह रहे हैं, ये तो 12 साल से आया है। इतने लोग जाएंगे, लोग कह रहे हैं, कोई तो कह रहे हैं 40 करोड़ लोग स्नान करेंगे, कोई लोग कह रहे हैं 45 करोड़। इतना बड़ा अजय बरसों से, सदियों से होता आ रहे हैं ये आयोजन। इस तरह की ओछी राजनीति इसमें नहीं करनी चाहिए। नहीं, ये विषय, ये तो संगम है ना, इसमें सभी क्यों नहीं जाते जी। आप अभी आप देखो ना, गंगा किनारे रहते हैं तो हर धर्म के लोग क्या गंगा का पानी नहीं पीते? यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने जा रहा है, और इस महाकुंभ में राजस्थान से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए भंडारे लगाए जाएंगे, जहां भोजन, चाय, नाश्ते की व्यवस्था रहेगी। इसी कड़ी में प्रदेश के 3 मंदिर, मोती डूंगरी गणेश मंदिर, सालासर बालाजी और खाटू श्याम जी मंदिर की ओर से महाकुंभ के लिए 3 ट्रक भोजन सामग्री भेजी गई है, जिसे मंत्री जोराराम कुमावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन मंदिरों ने 200 पीपे तेल, 50 पीपे देसी घी, 10 टन आटा, 5 टन दाल के रूप में 3 ट्रक भोजन सामग्री भेजी है। आपको बता दें, महाकुंभ की तैयारी जोरों पर है। करोड़ों की संख्या में लोग महाकुंभ में शामिल होंगे। ये हमारे लिए एक विशेष पर्व है, और इसकी पहल
4 रोज पहले विश्व हिंदू परिषद के मुझे कार्यकर्ता मिले थे और उन्होंने ये कहा कि वहाँ पे 30 लाख भक्तजनों के लिए भोजन की व्यवस्था करी जा रही है। तो मैंने पहल करके सालासर और खाटू श्याम जी ट्रस्ट से बात करी और तीनों ने हमने ये डिसाइड किया कि एक मुश्त सामग्री जाए, जो बड़ी सामग्री कम से कम 1 लाख आदमियों को भोजन कराए। इतनी सामग्री आज यहाँ से जारी है। प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ के लिए राजधानी जयपुर से 3 ट्रक भोजन सामग्री भेजी जा रही है। मोती डूंगरी गणेश मंदिर से मंत्री देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने तीनों ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है और अब माना जा रहा है कि आज या कल सुबह ये सामग्री प्रयागराज पहुंच जाएगी। सामग्री में घी, तेल और कच्ची सामग्री जो है भेजी जा रही है। सालासर बालाजी मंदिर, खाटू श्याम जी मंदिर और मोती डूंगरी गणेश मंदिर की ओर से जो है सामग्री भेजी जा रही है। करीब बताया जा रहा है कि पीपे, देसी घी के पीपे, तेल और कच्ची भोजन की सामग्री जो है इन ट्रकों में मौजूद है, जो यहाँ से आज रवाना हो चुकी है और कल सुबह तक प्रयागराज पहुँच जाएगी। आपको बता दें ये महाकुंभ होने जा रहा है जिसकी तैयारियां चारों ओर जो है देखी जा रही है। प्रयागराज में भी पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी है और अनुमान लगाया जा रहा है कि 35 से 40 करोड़ की संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे और उसके लिए प्रयागराज सिटी को प्रशासन की ओर से पूरी तरह से जो है सेफ सिटी के तौर पर डेवलप कर दिया गया है। और ऐसे में राजधानी जयपुर में भी महाकुंभ को लेकर चर्चाएं बनी हुई है। लोग जाने की तैयारियां कर रहे हैं, यहाँ से यात्री जा रहे हैं बड़ी संख्या में, उनके लिए भी कोशिशें और तैयारियां प्रशासन की ओर से लगातार की जा रही है। कैमरामैन अविनाश के साथ महिमा जैन, न्यूज़ 18। धौलपुर जिला कलेक्टर के निर्देशन में मनाए जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत गुलाबबाग चौराहे पर जिला परिवहन सड़क सुरक्षा विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए। इस मौके पर चालकों से समझाइश की और कहा कि रिफ्लेक्टर लगा होने से दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। आज राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का 4था दिन है और आज के दिन हमने सभी वाहनों पर ऑटो रिक्शा और 2 व्हीलर के पीछे रिफ्लेक्टर टेप लगाए गए हैं, जिससे कि ये कोहरे के माहौल में पीछे से गाड़ी का रिफ्लेक्शन हो सके और मालूम पड़ सके कि आगे कोई वाहन चल रहा है, जिससे दुर्घटना में बचाव किया जा सके। भीलवाड़ा में सड़क सुरक्षा माह के तहत पुलिस ने ऑपरेशन पर्व अभियान चलाया जा रहा है और इस दौरान एएसपी के नेतृत्व में विशेष रूट मार्च निकाला गया। साथ ही आमजन को सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में जानकारी दी गई। पारस जैन ने कहा कि पुलिस आमजन से ट्रैफिक नियमों को लेकर समझाइश कर रही, वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करना जरूर। जैसा कि सभी को पता है, ये जो महीना है सड़क सुरक्षा सप्ताह, सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, जिसमें ऑपरेशन प्रवाह के नाम से राज्य सरकार ने इसको घोषित किया है। और सड़क सुरक्षा के तहत आज हम हमारे सारे सीओ साहिबान, एसएचओ साहिबानों की पूरी टीम के साथ लोगों को समझाइश करने के लिए निकले, जिसमें जो व्हाइट पट्टी है, सफेद पट्टी, जिससे कोई बाहर कोई गाड़ी पार्क किया हुआ है या कोई ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ हम लोग समझाइश भी कर रहे हैं और कार्रवाई भी कर रहे हैं। कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में समय पर स्टाफ के ड्यूटी पर नहीं आने के चलते मरीजों को और उनके परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ओपीडी में पर्ची काउंटर के बाहर मरीजों की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं, लेकिन काउंटर कर्मी ड्यूटी से गायब हैं। ओपीडी खुलने के बाद मात्र 1-2 काउंटर कर्मी नजर आते हैं और जबकि 9 की ड्यूटी लगाई गई है। एमबीएस अस्पताल की ओपीडी का जायजा लिया हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। कड़ाके की ठंड के बीच संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में पहुंचे हैं, जहां आप देख सकते हैं मरीजों और उनके परिजनों की लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। ओपीडी के कक्ष की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन क्योंकि सर्दी का मौसम है, मरीज और उनके परिजन तो समय पर पहुंच जाते हैं अपने इलाज करवाने के लिए। एमपी से सटे सुदूर अंचल तक के मरीज यहां पहुंचते हैं, लेकिन मरीजों के अलावा यहाँ के स्टाफ की बात की जाए, काउंटर कर्मी की बात की जाए, डॉक्टर की बात की जाए, तो वो समय पर नहीं।
और जयपुर से बड़ी खबर है, नकल गैंग का खुलासा यहां पर देखने को मिला है। नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन परीक्षा में नकल गैंग का खुलासा। कल जयपुर में कई सेंटर्स पर ऑनलाइन आयोजित की गई थी परीक्षा। एसओजी और जयपुर पुलिस कमिश्नरेट का ज्वाइंट ऑपरेशन। नकल गैंग में शामिल 14 आरोपी गिरफ्तार, 6 को एसओजी और 8 आरोपियों का कमिश्नरेट पुलिस ने पकड़ा है। अब तक नकल गैंग में शामिल 25 आरोपियों को किया नामजद। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, नकल गैंग का खुलासा देखने को मिला है। कल जयपुर में कई सेंटर्स पर ऑनलाइन आयोजित की गई थी परीक्षा। एसओजी और जयपुर पुलिस कमिश्नरेट का ज्वाइंट ऑपरेशन यहां पर देखने को मिला है। हमें सूचना मिला था कि नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन का एग्री ट्रेनी भर्ती परीक्षा में कुछ मैल प्रैक्टिसेस हो रहा है। उसके लिए कुछ गिरोह सक्रिय है, कुछ संदिग्ध व्यक्ति घूम रहा है। उस इतला को डेवलप किया था। तो जयपुर में 6 सेंटर्स में ये एग्ज़ाम हो रहा था। तो उसमें जो हमने पहले जिसको पकड़ा था उसके थ्रू हमें सूचना मिला कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स जो सेंटर्स में चल रहा था उसको एक एमी सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू स्क्रीन शेयरिंग फैसिलिटी मिलता है। उस स्क्रीन शेयरिंग फैसिलिटी से जो क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर सॉल्वर के पास तक पहुंच जाता है और वो क्वेश्चन पेपर का आंसर निकाल के कैंडिडेट तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार का सूचना एटीएस के पास भी था, तो वो भी हमारे साथ साथ काम किया। तो कल दिन भर इस संदर्भ में हमने जगह जगह पर कार्रवाई करके कुल 14 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें सेंटर अधीक्षक भी है, जो कैंडिडेट्स को कैनवास करके इस तरह का मैल प्रैक्टिस के लिए तैयार करता वो भी है, जो बेनिफिशियरी कैंडिडेट्स भी है। तो इसमें और कुछ लोगों का भी नाम सामने आया है, तो उसके भी हम तलाश कर रहा है। जैसलमेर के ग्रामीण इलाके में इन दिनों बिजली का संकट है। लोगों को गेहूं पिसाने के लिए भी बिजली नहीं मिल पा रही है। ऐसे में लोगों ने देसी जुगाड़ लगाकर ट्रैक्टर से आटा चक्की को जोड़ा है और गेहूं पीसकर आटा जुटा रहे हैं। दरअसल फतेहगढ़ इलाके के उत्तम नगर के कई गांव में इन दिनों बिजली का संकट चल रहा है। लोगों को 2 से 4 घंटे ही घरेलू बिजली मिल रही है, लेकिन उसमें भी पर्याप्त वोल्टेज नहीं होने से घरेलू उपकरण तक काम नहीं करते हैं। जिले की ग्राम पंचायत उत्तम नगर के कराड़ा, लाला, नया अचला, वाटयाड़ू गांव में बिजली संकट है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द स्थायी समाधान की मांग की है। उत्तम नगर पंचायत गांव कराड़ा के अंदर लाइट और पानी की बहुत समस्या है और पानी आता नहीं है, लाइट है नहीं, आटा चक्की चलती नहीं है और 2-3 घंटे आती है, रात को 2-3 बजे आती है और रात को दिन को लोग उठते हैं उससे पहले लाइट चली जाती है। कोई पूरी समस्या है, प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सरपंच है कोई ध्यान नहीं दे रहा है और हम तो यहाँ इधर भटक कर परेशान हो गए। एक माह में चित्तौड़गढ़ कृषि उपज मंडी में बनाए गए तोल केंद्र पर समर्थन मूल्य पर फसल खरीद का कार्य चल रहा है, जहां मूंगफली काश्तकारों को 2 करोड़ 28 लाख का भुगतान किया जा चुका है। इस वर्ष सरकार ने मूंगफली का भाव 6,743 रुपये प्रति क्विंटल होने से किसानों में उत्साह है। सरकार मूंगफली का भाव बाजार से अधिक दिया जा रहा है। उड़द का भाव कम होने से किसान इसे बाजार में बेच रहे हैं। वहीं सोयाबीन की गुणवत्ता में हरे दाने, मिट्टी होने की वजह से किसानों को नुकसान होने से कम खरीद की जा रही है। उड़द 7,400 रुपये, सोयाबीन 4,892 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। आज गुरु गोविंद सिंह की जयंती है। इस अवसर पर गुरुद्वारे में आयोजन हो रहे हैं और इसी क्रम में दौसा में भी गुरु गोविंद जी की जयंती प्रकाश उत्सव के रूप में मनाई जा रही है और इसके लिए दौसा के गुरुद्वारे में सजावट की गई है। साथ ही शबद कीर्तन का भी आयोजन किया गया है। गुरु गोविंद सिंह के 398 प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारे में लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लंगर प्रसादी लाई। आज 6 जनवरी है और यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जा रही है दौसा गुरुद्वारे में और कल से ही इसमें काफी सेवादार सेवा दे रहे हैं और गुरु काफी प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है और इस गुरुद्वारे को काफी सजाया गया है और लंगर का आयोजन किया गया है ताकि सभी भक्त आकर यहाँ पर लंगर प्रसादी ग्रहण करें और मंदिर काफी शबद कीर्तन और पाठ वगैरह चल रहे हैं। यहाँ पर लंगर प्रसादी, शबद कीर्तन सब चीजों का बहुत अच्छे से आयोजन किया गया है और काफी संख्या में लोग आ रहे हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं।
उदयपुर के मावली में मोलेला की मिट्टी से स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा बनाने का काम जारी है। ये कार्य जवाहर नवोदय विद्यालय के कला विषय के अध्यापक मिलकर कर रहे हैं और अब स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा लगभग बनकर तैयार हो गई है। जवाहर नवोदय विद्यालय के 3 शिक्षकों की टीम मावली के नवोदय नेतृत्व संस्थान में मोलेला की विशेष तरह से तैयारी की गई है। मिट्टी को नई सूरत देने में जुटे हैं। नवोदय विद्यालय नेतृत्व संस्थान में विवेकानंद जी की एक बड़ी मूर्ति तैयार कर रहे हैं। लगभग इसकी हाइट 7.5 फीट है। इसके लिए हमने जो मीडियम लिया है वो मोलेला की मिट्टी मंगवाई है। उस मिट्टी को स्पेशल तैयार किया गया है मूर्ति के हिसाब से। उसको हमको 10 दिन आज हो गए हैं और रात के हिसाब से भी हमको काम करना पड़ता है, टेम्परेचर के हिसाब से इसकी नमी को बरकरार रखते हुए। तो दिन रात काम चल रहा है उसमें। लगभग 10 दिन हो गए और अभी 4-5 दिन और लगेंगे इसके अंदर। और ये जो मूर्ति है इसको हम फाइबर में लास्ट में कास्टिंग करेंगे और यहीं नवोदय नेतृत्व जो संस्थान है इसके बाहर गेट के पास इसको स्थापित करेंगे। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। पीएनबी बैंक के एटीएम को उखाड़ने का ये पूरा मामला बीकानेर के 465 गांव के पास से बरामद हुई मशीन गैस कटर से एटीएम काटकर निकाली रकम। लगभग 5 लाख रुपए लेकर बदमाश फरार। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर जुटाए साक्ष्य। पीएनबी बैंक के एटीएम पर नहीं थी गार्ड की व्यवस्था। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। गैस कटर से एटीएम को उखाड़ने का ये पूरा मामला है। नए साल में नई सौगात देते हुए अजमेर डिस्कॉम झुंझुनू में यूटिलिटी बिलिंग सिस्टम 7 जनवरी से लॉन्च करने जा रहा है, जिसके तहत बिजली उपभोक्ता को मौके पर ही बिजली कर्मचारी बिल देगा और अगर उपभोक्ता तुरंत भुगतान करना चाहेगा तो क्यूआर कोड के जरिए भुगतान भी कर सकेगा। अजमेर डिस्कॉम एसई महेश कुमार चिबड़ा ने बताया कि जिले के करीब 5,10,000 बिजली उपभोक्ता इस सेवा का फायदा ले सकेंगे। घरेलू, कॉमर्शियल और अन्य प्रकार के 4,46,000 के अधिक करीब उपभोक्ता को हर महीने 64,000 के करीब कृषि उपभोक्ताओं को हर 2 महीने से बिल मिलेगा। और इसके अलावा बिजली मित्र ऐप भी शुरू होने वाला है, जिसमें उपभोक्ता के बिजली कनेक्शन की पूरी कुंडली होगी। इसके अलावा नए कनेक्शन के लिए या फिर बिजली संबंधित शिकायतों के लिए भी ऐप का उपयोग किया जा सकेगा। यहां तक कि अपने कनेक्शन का बिजली लोड कम ज्यादा करवाने के लिए उसे भी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अजमेर डिस्कॉम यूबीएस बिलिंग सिस्टम अभी हम चालू कर रहे हैं, यूटिलिटी बिलिंग सिस्टम। इससे उपभोक्ता के घर पर हमारा कर्मचारी जाएगा और पीओएस मशीन द्वारा बिजली का बिल वहीं जनरेट करेगा, वहीं पे फोटो लेगा, वहीं पे रीडिंग भरेगा और वहीं उपभोक्ता को तुरंत मौके पर ही देगा। पर्यटकों का स्वर्ण नगरी जैसलमेर आने का दौर जारी है। पिछले कई दिनों से पर्यटक जैसलमेर के पर्यटन स्थलों का निहारने आ रहे हैं। हमारे संवाददाता सावलदान रत्नू ने सोनार दुर्ग में पर्यटकों से बातचीत की। छुट्टियों में लगातार पर्यटक जैसलमेर सम घूमने पहुंच रहे हैं। जैसलमेर का सोनार दुर्ग, गड़ीसर लेक, पटवा हवेली, जैन मंदिर सहित अन्य पर्यटन स्थल पर्यटक बहुत पहुंचकर अभिभूत हो रहे हैं। स्वर्ण नगरी जैसलमेर पिछले कई दिनों से पर्यटकों से गुलजार है। आज देशी और विदेशी पर्यटक जैसलमेर के पर्यटन स्थल पहुंच रहे हैं। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, दृश्य दिख रहे हैं। हम इस वक्त खड़े हैं जैसलमेर के सोनार दुर्ग के पास। सोनार दुर्ग के अंदर जैन मंदिर है, तमाम जो हवेली है, महल है और जो लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर के दर्शन के बाद पर्यटक यहाँ पहुंच रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर, कहाँ से आए हो जैसलमेर को लेकर, क्या कहोगे? हम लोग बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आए हैं। न्यू ईयर मंगाने यहाँ जैसलमेर और जोधपुर आए थे। कल से हम लोग, परसों से हम लोग यहाँ जैसलमेर में हैं। क्या कहोगे विशेष? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कलरफुल है, बहुत मजा आ रहा है। क्या कहोगे आप जैसलमेर को लेकर? बहुत ही सुंदर जगह है, लोगों को देखने और आना चाहिए। बहुत ही प्यारी हेरिटेज है हमारी। विशेष तो सारी चीजें ऐसी हैं कि आप जितनी चीजें देखते जाओ उतनी चीजों से प्यार होता जाएगा। ऐसी नक्काशी जो पहले कभी नहीं देखी वो यहाँ देखने को मिलती है। जैसलमेर में हम लोग गए थे सैंड्यू बहुत अच्छी जगह थी और जैसलमेर का किला तो बहुत ही अच्छा है। जैसलमेर को लेकर आम पर्यटकों से क्या संदेश देना जो आपको एक्सपीरियंस आपका? लोग आए, देखें, बस गंदगी ना करें, सफाई रखें तो अच्छा रहेगा। कितने दिन का टूर है जैसलमेर का? बस कल वापसी है, 7 दिन का था। कितने दिन यहाँ घूम लिए? यहाँ आज जैसलमेर तीसरा दिन है, पहले 2 दिन जोधपुर में थे। देखिए, जैसलमेर को निहारने के लिए देशी और विदेशी पर्यटक उत्साह के साथ आ रहे हैं। जैसलमेर की जो पुराने जो हवेली है, महल है, फोर्ट को जमकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं।
सावल दान रत्नू, न्यूज 18 राजस्थान, जैसलमेर। बांसवाड़ा से बड़ी खबर है। बांसवाड़ा संभाग को निरस्त करने का विरोध नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी पर बोला हमला। बीजेपी के लोगों को गांव में घुसने नहीं देंगे, टीकाराम जूली का बयान। इनको सबक सिखाना होगा। टीकाराम जूली ने कहा कि भाजपा सरकार ने बांसवाड़ा का संभाग दर्जा खत्म कर दिया, अब इनको सबक सिखाना आज तय करना होगा कि जब तक बांसवाड़ा को दोबारा संभाग नहीं बनाया जाएगा तब तक भाजपा के लोगों को गांव के अंदर घुसने नहीं देंगे। श्रीमती देवबाला जी, राजेश टेलर जी, इमरान जी, गौरव लाल जी मीणा, इंदिरा जी मीणा, केशव लाल जी, मनोज। टोंक से बड़ी खबर है। नरेश मीणा की जमानत पर सुनवाई पूरी हो गई है। कुल 18 आरोपियों की जमानत अर्जी पर हुई है बहस। जिला सेशन कोर्ट में जमानत पर बहस पूरी। थोड़ी देर बाद जमानत पर आ जाएगा फैसला। तो अब देखना होगा कि आज नरेश मीणा की जमानत हो पाती है या नहीं, क्योंकि सुनवाई इस पूरे मामले पर पूरी हो चुकी है। थोड़ी देर में फैसला आएगा, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कुल 18 आरोपियों की जमानत अर्जी पर बहस हुई है। जिला सेशन कोर्ट में जमानत पर बहस पूरी हुई है।